नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की खबर के साथ, जहां दिल्ली में अब आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच चुका है, करीब है। और इसी के मद्देनजर कल गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक हुई है। तय किया गया है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में अब नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। बीते 2 दिनों में देश के अगर हम कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस देखें तो उसमें 24% दिल्ली का योगदान है, और कुल जो मौतें हुई हैं बीते 2 दिनों की हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 25% दिल्ली से आई हैं। तो ऐसे में ये चिंता बढ़ रही है। डबलिंग रेट देश की बात करें करीब 21% है, तो दिल्ली में करीब 14.5% है, जिसमें मामले दुगने हो रहे हैं 14.5 दिन अगर हम बात करें। तो इस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं और दिल्ली में अब इसको लेकर ये बैठक हुई है, कुछ नई रणनीति पर काम किया जाए। बिल्कुल, हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, पहली बात तो ये कि ये रणनीति बनने में देर क्यों लगी? क्या ये आपस की जो केंद्र और राज्य की तनातनी चल रही थी उस चलते देरी हुई है? जब हम 60,000 तक पहुंचने वाले हैं उसके बाद ये फैसला हम 15,000 20,000 जब मामले थे तब भी ले सकते थे इस तरह के फैसले। क्या था जो रोक रहा था, और अब ये जो नई रणनीति बनी है इसमें क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि प्राथमिकता तय करनी होती है अदिति, क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई को लेकर नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और प्रायोरिटी के हिसाब से अक्सर ये कहा गया है कि जहां पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वहां पे ज्यादा चीजें की गई, ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल किया गया है, चाहे केंद्र की ज्यादा नजर रही है। दिल्ली में ये जरूर है कि मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन वो स्पीड, वो गति नहीं थी जिस हिसाब से 2 दिन में वो स्पीड देखने को मिला है। ये लग रहा है कि आप मुंबई को पीछे छोड़ देंगे, और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर नंबर हो जाएगा देश में कहीं पे तो दिल्ली का हो जाएगा। तो यही बड़ी वजह है कि देरी कहना शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इसमें यह कहना जरूरी है कि प्राथमिकता के हिसाब से चीजें तय की गई, क्योंकि संसाधन की कमी आपके पास रहती है। आप देखिए कि आपने एक लैब से शुरुआत की, आज आपको 900 तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगा है। आपने जब टेस्टिंग बहुत कम करते थे शुरुआत में, आज वो 1.5 पौने 2 लाख के आसपास टेस्टिंग पहुंची। तो धीरे धीरे ये चीजें स्पीड अप हो रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर बढ़ी, जैसा आपने आंकड़ा बताया कि पिछले 2 दिन में 24% पूरे मामलों को लेकर कंट्रीब्यूशन दिल्ली का रहा है, नए केसेस को लेकर। डेथ में 25% रहा है। तो वीके पॉल कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें रणदीप गुलेरिया भी हैं और बलराम भार्गव भी हैं। इन तीनों लोगों ने कुछ सुझाव दिए, करीब दर्जन भर सुझाव हैं, जिसमें से 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेनमेंट जोन को लेके उसको रीडिफाइन किया जाएगा। उसको रीडिफाइन करने का मतलब है कि या तो जो मामले आ रहे हैं और जितने दिनों में मामले आ रहे हैं उसके हिसाब से होगा। क्योंकि पहले यह हो रहा था कि 2-3 मामले भी आए तो किसी गली को हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया। शायद वैसी स्थिति नहीं होगी, हो सकता है वो सिमट भी जाए और हो सकता है वो नंबर बढ़ भी जाए। ये दिल्ली सरकार को तय करना है, क्योंकि माइक्रो लेवल पे वही काम करेगी। दूसरी नंबर चीज ये कि जो केंद्र के अधिकारी बता रहे हैं कि पहले करीब 15-20 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हो जाती थी शुरुआत में, वो धीरे धीरे घटती हुई, सिमटती हुई सिर्फ परिवार तक सीमित रह गई, यानी 4-5 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग आप कर पाते थे। अब उस पर बल देने की बात कही गई है, और आपके पास जो मैकेनिज्म है, जो लोग हैं, जो मैन पावर है, वो एमसीडी मुहैया करवाएगी। तीसरी नंबर चीज है कि अनलॉक 1 में यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग अब बेपरवाह हो गए हैं। या तो वो सोशल डिस्टेंस की बात हो या फिर फेस कवर की बात हो, जो मेजर्स लेने हैं वो नहीं ले रहे हैं। तो प्यूनिटिव एक्शन तक की बात की गई कि आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और साथ में लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए भी बताएं। चौथी नंबर चीज ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीसी हैं वो उनको इंश्योर किया जाए कि उनका जो स्ट्रक्चर है, वहां पर जो भी संसाधन मौजूद हैं, जैसे किसी इलाके में मेडिकल कॉलेज मौजूद है तो उनके स्टूडेंट को 4th या 5th ईयर के स्टूडेंट जो इंटर्न हैं उनको इस कोविड के लड़ाई में शामिल किया जाए, उनका सहयोग लिया जाए। 5वीं नंबर चीज ये कि सीरो सर्वे करवाया जाए 20,000 लोगों पे, और उसके परिणाम को देखा जाए कि सीरो सर्वे दरअसल ब्लड से लिया हुआ सीरम से होता है, और उसके जरिए ये जांचा जाता है कि पूरे देश भर में कई जगहों पे करवाई भी गई थी ये चीजें, कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं, यानी वायरस से आपका एक्सपोजर हुआ है कि नहीं। तो इसको, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि ये करीब 2 हफ्ते तक प्रोग्राम चलेगा। मतलब 27 के आसपास शुरू होने वाला, 26 के आसपास इस महीने में, 27 के आसपास, और 10 जुलाई तक चलेगा। तो उसकी रिपोर्ट उसके बाद 2 हफ्ते में आएगी एनालाइज करने के बाद। तो ये तमाम चीजें जो प्रक्रिया का हिस्सा है वो दिल्ली को लेकर अब जो है वो ली जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो रणनीति बदल रही है, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से ये आगे काम करेगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में मामले बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारों को चिंता में
डाल रहा है। और इसी के चलते ये जो कमेटी बनी थी इसने कुछ और फैसले भी लिए हैं। सस्ते इलाज की बात लगातार दिल्ली में की जा रही थी। प्राइवेट अस्पतालों में 60% बेड पर अब सस्ते इलाज की सिफारिश जो है वो की गई है। गृह मंत्रालय की जो बनाई कमेटी थी डॉक्टर वी.के. पॉल कमेटी, उसकी ये सिफारिश है और सिफारिश पर अब दिल्ली सरकार आदेश भी जारी कर चुकी है और हर अस्पताल में सस्ते बेड की जानकारी दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो है उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है। अब तक की अगर हम बात करें तो 7 ही अस्पताल ऐसे हैं जिसमें 60% से ज़्यादा बेड पर अभी भी कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो लिस्ट भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही 108 दिल्ली की हम बात कर रहे हैं ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जहां पर 60% से कम बेड पर कोरोना का इलाज हो रहा है। यानी कि यहां पर जितने भी बेड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, यानी 100% जो बेड होंगे वो सस्ते दामों पर मिलेंगे। अब इन अस्पतालों में सभी आने वाले कोरोना मरीजों को सस्ता बेड देना होगा। 60% वाले प्राइवेट अस्पतालों के रियायती बेड की बताई गई है संख्या, और मैक्स साकेत में 120, सरगंगाराम कोलमिंट में 25, ये हम संख्या बता रहे हैं। सस्ते बेड्स अवेलेबल हैं। सरगंगाराम सिटी अस्पताल में 72 बेड्स अवेलेबल हैं, ये सस्ते दाम वाले। महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल में 60 हैं, साइनस ऑर्थो केयर में 24 हैं, सरोज सुपर स्पेशलिटी में 102 और बंसल ग्लोबल अस्पताल में 30 सस्ते बेड हैं। अब सस्ते कितने हैं? जो दाम तय किए गए हैं अब ये सीधा 66% दाम कम कर दिए गए हैं। तो अगर आईसीयू तक पहुंचना होता है तो उसकी कीमत अब 15 से 18 हज़ार होगी, जो पहले 54,000 तक उसकी कीमत ये ली जाती थी। तो दिल्ली के नारायणा का जिक्र करते हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन के लोगों ने पुलिस और सिविल वॉलंटियर्स पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। अब इस तनातनी में कुछ चोटें भी आई हैं हल्की कुछ लोगों को, और यहाँ के लोग, जैसा कि हम बता रहे हैं, बैरिकेड को हटाना चाहते थे। जब दिल्ली सरकार और वॉलंटियर्स उनको खाना देने, राशन देने गए तो इन लोगों की इनसे बहस हो गई। यहाँ के WZ ब्लॉक में कोरोना के 10 केस हैं, जिसके बाद उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उसी के चलते बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी, लेकिन वो यहाँ के लोगों को रास नहीं आया। और उसके बाद ये स्थिति आप देख रहे हैं, जब पुलिस के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर हाथापाई हुई है और हमलावरों के खिलाफ नारायणा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जहां से चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। कानपुर के स्वरूप नगर में रंजीत बालिका गृह नाम के राजकीय महिला शरणालय में 57 लड़कियों का कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाया गया है। इनमें पॉक्सो मामलों की पीड़ित 5 लड़कियां गर्भवती हैं। सभी को कोविड केयर सेंटर में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, लेकिन एक तरफ ये कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है और दूसरी तरफ इन लड़कियों के गर्भवती आने से भी कहीं ना कहीं चौंक गए हैं लोग और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे आलोक पांडे, लेकिन उससे पहले हम आपको डीएम साहब क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं, जो पहले से गर्भवती थी। हमारे साथ आलोक पांडे हैं। आलोक, ये पहली बार नहीं है जब ये जो बालिका शरणालय होते हैं उससे इस तरीके की खबर आ रही हो। बहुत बड़े विवाद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। सवाल ये है कि 57 ये जो लड़कियां हैं ये कैसे कोरोना संक्रमित हो गई? अभी तो कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई नहीं होगी, पता नहीं होगा। उसमें 5 बालिकाएं प्रेग्नेंट हैं। किस तरीके की कार्रवाई, किस तरीके की जांच की बात कह रहा है प्रशासन?
नहीं, देखिए, पहली बात मेरे ख्याल से जो ज़्यादा बिगर वरी है वो इस कंटेनमेंट जोन या क्लस्टर की है कि कानपुर जैसे शहर में जहां 400 एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के, और ये सेकंड है यूपी में। नोएडा में सबसे ज़्यादा केसेस है, नोएडा एनसीआर में है, वहां 500 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। सेकंड नंबर पे कानपुर है जहां 400 से ज़्यादा एक्टिव केसेस है। मतलब कि पिछले 2-3 महीने में प्रशासन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इस कोविड-19 सिचुएशन को हैंडल करने में। और उसी में आप ऐसी खबर सुनते हैं कि एक ही जगह से, ये एक सेट ऑफ बिल्डिंग्स हैं, वहां से 57 लड़कियां कोविड पॉजिटिव आई हैं, मीनिंग दैट दिस इज अ क्लस्टर नाउ। ये क्लस्टर है और इसको सील कर दिया गया है और इन सारी लड़कियों को डिफरेंट कोविड-19 हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि वो ट्रेस करें कि ये कैसे हुआ। राज्य महिला आयोग की एक सदस्य वहां गई थी और उन्होंने हमें बताया है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं उससे ये पता लगा है कि 2 लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया था कुछ दिन पहले, और कुछ स्टाफ मेंबर्स भी उनके साथ गए थे। ये दिस वाज एन अनरिलेटेड केस, ये एक अनरिलेटेड केस था। तो उसमें हो सकता है कि वो किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से टच में हुए हों और उससे ये इन्फेक्शन फैला हो। तो पहला पॉइंट तो वो है। दूसरा पॉइंट जो आप बता रहे हैं प्रेगनेंसी का, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम सरकारी क्लैरिफिकेशन बताएं। देखिए, ये देवरिया जैसा मामला नहीं है जहां पे अभी आज से 1-2 साल पहले, अगर मुझे ठीक से याद है, तो ऐसे केसेस आए थे जहां पे एलिज्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों का। यहां पे सरकार ये कह रही है कि ये पॉक्सको एक्ट के केसेस में ये लड़कियां यहां लाई गई थी पिछले साल, और पॉक्सको एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन माइनर्स और इस तरह के केसेस से डील करता है। और जब ये वहां लाई गई थी तब इनका टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में ये प्रेग्नेंट निकली थी। तो सरकार का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस बालिका गृह में रहते हुए उन लोग की प्रेगनेंसी हुई है, और इसकी हालांकि और जांच की जाएगी। लेकिन इनिशियल जो सरकार की इन्वेस्टिगेशन है वो ये कहती हैं कि ये लोग पहले से प्रेग्नेंट थी और जब ये बालिका गृह लाई गई तब भी इनका टेस्ट हुआ था और तब भी ये प्रेगनेंसीज डिटेक्ट हुई थी। जी, शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से आलोक ने साफ करी स्थिति की, उनके गर्भवती होने को लेकर सरकार ने, ये प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि वो पहले से, जब वो बालिका गृह में लाई गई तब वो पहले से गर्भवती थी, लेकिन अब बड़ी चिंता है कि वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और उनका इलाज ठीक से किया जाए और ज्यादा संक्रमित ना बढ़े इस बालिका गृह में। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी हमारी 5 अहम खबरें जिनके लिए आप भी वोट कर सकते हैं। हमारे एनडीटीवी इंडिया की यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहां पर एक पोल पब्लिश होगा, उसमें आप हिस्सा लीजिए, अपनी खबर के लिए वोट करें और हम तक अपनी राय पहुंचाएं कि किस खबर को आप एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर पूरे दिन देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में पहली खबर है, सेना को मिली चीन के खिलाफ खुली छूट। दूसरी खबर, दिल्ली से मजबूत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सख्ती की नई रणनीति। और तीसरी खबर है, कोरोना के चलते रद्द परीक्षाओं पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। चौथी खबर है, भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार होगा या नहीं, क्या ये रथ यात्रा बढ़ेगी या नहीं, क्या इसकी इजाजत मिलेगी, आज ये सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ सकता है। और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो लगातार आसमान छू रही हैं। 16वां दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और 8 रुपये 30 पैसे पेट्रोल महंगा हो चुका है और डीजल 9 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर तक महंगा अब तक हो चुका है। तो लगातार ये तमाम खबरें आपके सामने हैं और आप जिस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं आप यूट्यूब के पोल पर जाकर वोट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी उस खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराएं।